प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए प्लांट सेल जो कि आपके क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 8 है, उस द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिना सेल के कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी की नहीं हो सकती है। तो जैसे कोई जो है, ये आप रूम देख रहे हैं, तो इसमें देखें तो आप इसकी दीवारें ईंटों से मिल कर के बनी हुई हैं, एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ी हुई है, तो इस तरह से ये पूरी दीवार तैयार होती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी सेल टू सेल बनी हुई है, मतलब एक सेल के साथ दूसरी सेल अटैच है, फिर अगली सेल। तो इसीलिए हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स जो हैं भरी पड़ी हैं, और सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जिसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, उसकी वजह से सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो एक सेल का ये हमने बाउंड्री बना दिया है, और उस बाउंड्री में आप देख रहे हैं 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली जो है सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, और सबसे अंदर वाली सेकेंडरी सेल वॉल या इनर वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, और बीच वाली लेयर को हम मिडिल लैमेला कहते हैं। दिस इज नोन एज मिडिल लैमेला। एंड आउटर वाली को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्राइमरी सेल वॉल भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं सेल मेम्ब्रेन भी लिखा रहता है। अंदर वाली जो है, अंदर वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर वाली को हम सेल वॉल कहते हैं, बाहर वाली को सेल वॉल कहते हैं, या प्राइमरी सेल वॉल भी इसको हम बोल सकते हैं। इट कैन बी सेड एज प्राइमरी सेल वॉल, और उसके दोनों के बीच में मिडिल लैमेला होती है। तो सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है, मतलब प्लांट सेल की हम बात करें, और मिडिल लैमेला जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है। अब इस सेल के अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है, उसको सबको मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एवरीथिंग इनसाइड द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप होगा। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस में 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलप, फिर इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। और जो कुछ भी न्यूक्लियस के अंदर फिलअप होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। और ये स्ट्रक्चर क्या है जो थोड़ा सा सर्कुलर है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम के फॉर्मेशन से इसका रिलेशन है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर जो हैं बीन शेप्ड की होती हैं, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली रहती हैं, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? माइटोकॉन्ड्रिया। इनका क्या रोल है? इनका रोल रिस्पिरेशन से है, मतलब ये इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सारी एटीपी का, मतलब जो एनर्जी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर्ड रहती है। वो कहाँ रहती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहती है। ठीक है, मतलब इसी में सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल, जो अलग चैप्टर ही है रिस्पिरेशन का। क्रेब्स साइकिल, ईटीएस जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और उससे मतलब रिस्पिरेशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सब इसी के अंदर हो रही हैं। उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन एटीपी के फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जो प्लांट सेल का ही स्पेशलिटी है, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। इसके अलावा ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे होते हैं, जिसको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स का क्या रोल है? ये रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन के मतलब निर्माण में।
इसके अलावा ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कभी कभी इसी न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम ER शार्ट में कहते हैं। कभी कभी इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER कहते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर ये नहीं पाए जाते हैं। तो अगर इनके ऊपर ये नहीं पाए जाते तो इनको हम SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो हैं डिस्क शेप के या ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, इस तरह से आप इसमें कई बना लेंगे इधर उधर। इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो केवल और केवल प्लांट सेल में ही होंगे। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस यानी फूड का फार्मेशन करता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो दोनों एंड्स पर थोड़ा सोलन होते हैं और बीच में ट्यूबुलर होते हैं। इनको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी बॉडीज। कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर थोड़ा बड़े होते हैं जिनको हम लाइजोसोम्स कहते हैं। इनका सबका फंक्शन जो है बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी स्ट्रक्चर्स का एक एक करके जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम सेल वॉल की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो सारी चीज़ होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं इसमें सेल वॉल के अंदर पोर्स हैं, ये दीज आर द पोर्स, ओके। और ये पोर्स जो हैं इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये अगली सेल से जब, मतलब इसी सेल से दूसरी सेल अटैच रहती है, तो अगली सेल से जब इसका अटैचमेंट होता है तो इन्हीं पोर्स के जरिए इसमें से जो मटेरियल है उसका दूसरी सेल में मतलब एक्सचेंज होता रहता है। तो इस और यहाँ पर कहने का मतलब एक थोड़ा सा और लेयर आप बनाएं तो ये इतनी मतलब थिक होगी। हालांकि ये बहुत थिक नहीं होती है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के जरिए ही सेल का मतलब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पोर और ये मिडिल लैमेला, इसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इट इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, जो इस पोर से लेकर के और मिडिल लैमेला के थ्रू बनाता है, जिससे साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन सेल टू सेल बना रहे। तो उस कनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्म का यहाँ मतलब है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और डेस्मेट का मतलब वही जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पोर के रूप में बनी हुई है। तो इस तरह से ये सेल की जो है सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है सेल वॉल है, सेल वॉल का काम क्या है? इसको प्रोटेक्शन देना और इसको एक निश्चित मतलब डेफिनेट शेप एंड साइज प्रोवाइड करना। अब हम आपको इसको रब करके मतलब ये प्लांट सेल आप बुक से भी देख करके खूब बढ़िया ड्रा कर सकते हैं। इस तरह भी आप बना लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा हमने ये बताया कि इसके अंदर जो है क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है? ये क्रोमोसोम्स का गुच्छा होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन नेट भी आप कह सकते हैं सिंपली, जो बाद में अलग अलग सेपरेट होके पेयर होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं जो डीएनए और मतलब डीएनए या न्यूक्लिक एसिड आप समझ लें, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन को कैरी करते हैं। इसके अलावा कुछ ट्यूब लाइक, बहुत फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो बॉडीज़ होती हैं जिसको हम पैराक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम, स्फीरोसोम्स कहते हैं। इसी के अंदर सब सेल के अंदर रहते हैं, जिनकी हम डिटेल्ड स्टडी जो हैं जब आपको एक एक करके पढ़ाएंगे तो बताएंगे।
अब जो है मैं इसको रब करके प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होता है वो बताएंगे। हम बता रहे थे कि आप जो हैं प्लांट सेल के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो इसमें जो है प्लांट सेल है, जैसे इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जो आउटर लेयर्स हैं सेल की, प्लांट सेल की, और उसके अंदर जो कुछ भी फिलअप है दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होगी। तो प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट्स। साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और वैक्यूल सबको आप मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। वैक्यूल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल सैप एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट उसकी आउटर कवरिंग है और उसके अंदर जो कुछ भी फिलअप है वैक्यूल के अंदर उसको हम सेल सैप कहते हैं। हालांकि वैक्यूल का मतलब एम्प्टी प्लेस होता है, फिर भी कुछ न कुछ उसके अंदर फिलअप रहता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और हाइलोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या जिसको गाल्जी बॉडीज कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये यहाँ तक जो है क्लोरोप्लास्ट तक जो नाम हमने लिखे हैं ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। कैसे ऑर्गेनेल्स हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। और राइबोसोम से नीचे जो हैं जैसे राइबोसोम्स, माइक्रोबॉडी, लोमासोम्स, फ्लैजेला एंड सिलिया या साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? मतलब सेल के अंदर जो स्केलेटन है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे इसमें आपका फिलामेंट्स वगैरह आते हैं। इसके बाद हाइलोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं। रिजर्व मटेरियल्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब, या जो है नाइट्रोजनस बेसिस जिनको मतलब स्टोर करके रखा जाता है सेल के अंदर, जो बाद में काम देता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स मतलब जो सेल से सिक्रीट होता है। तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में आपका जैसे आ जाएगा विटामिन्स, हार्मोन्स, पिगमेंट्स। इसके अलावा जो है पिगमेंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब किस में आ जाएंगे? नेक्टर है जैसे, ये सब सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल से सिक्रीट होंगे। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको निकालने की ज़रूरत है बाहर, जैसे टैनिन्स हो गए, टैनिन्स, रेजिन्स, एल्कलाइड्स। इसके अलावा जो है गम्स, मिनरल्स, और क्या कहते हैं एसेंशियल आयल्स, ये सब जो हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में आते हैं। फर्दर जो है अब ये तीसरा पार्ट बचा न्यूक्लियस। जैसे साइटोप्लाज्म के ये पार्ट हो गए मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। वैक्यूल में सेल सैप और टोनोप्लास्ट, हाइलोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल्स और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। न्यूक्लियस के जो हैं 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है न्यूक्लियर एनवेलप, जिससे जो है न्यूक्लियस कवर्ड रहता है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या इसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, एक छोटी सी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और क्रोमैटिन नेट में
मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जो बाद में पेयरिंग करके क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर लेते हैं सेल डिवीजन के समय, जो 46 क्रोमोजोम्स के रूप में होते हैं। और इन्हीं क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और वही न्यूक्लिक एसिड्स हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का काम करते हैं। तो उसमें बेसिकली डीएनए और आरएनए होता है। मुख्य रूप से जो जीन है या मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में होता है। तो ये जो है प्लांट सेल का एक ओवरव्यू है, जिसके अंदर मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इसको आप देख लीजिएगा और इसको इसी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। एक एक इसका पार्ट हम, जैसे अब सेल वॉल है तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।